पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे दिल्ली की एक चलती बस में 6 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसे मारने की कोशिश की। फिर उस लड़की को किसी तरह दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहां पर उसका इलाज शुरू हुआ। बाद में सीसीटीवी की सहायता से उस बस का पता किया गया और उनमें से मुख्य आरोपी राम सिंह, जो उस बस का ड्राइवर था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और अब आगे। इस घटना की सूचना मिलने पर तत्कालीन जांच अधिकारी छाया शर्मा के मुताबिक पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अपराधियों को पकड़ना था, क्योंकि लड़की या उसका दोस्त उन्हें पहचानते नहीं थे। इसलिए पुलिस को जीरो लेवल से जांच शुरू करनी पड़ी। निर्भया की मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ केस के हर पहलू को जोड़ने वाले जांच टीम के लिए सभी आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाना एक चुनौती थी। इसलिए डीसीपी को मिलाकर कुल 41 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई ताकि इस केस में निर्भया को जल्दी और सही इंसाफ मिल सके। इसमें टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, डीएनए मटेरियल और फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री का भी उपयोग किया गया। 41 पुलिसकर्मियों के अलावा पुलिस के मुखबिरों का भी इस केस में काफी अहम योगदान था। इस तरह उन गुनहगारों को पकड़ने के लिए 100 से ज्यादा लोग इस केस में शामिल थे। सबूतों और कातिलों को ढूंढने के लिए बस का मिलना बेहद जरूरी था। निर्भया के दोस्त के बयानों के आधार पर सुराग मिला कि जिस बस में वारदात हुई उस बस की सीटें लाल रंग की थी और उसके कवर पीले रंग के थे और उस बस पर यादव लिखा हुआ था। दिल्ली एनसीआर में नंबर के बिना उस बस को खोजना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए पुलिस ने ऐसे 300 बसों को शॉर्टलिस्ट किया। वसंत कुंज इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला। सिर्फ एक बस पर यादव नाम लिखा हुआ मिला और उस बस का नंबर था 0149। इसी के आधार पर बस की तलाश शुरू की गई। ऐसी एक बस दिल्ली के बाहरी इलाके में खड़ी मिली। फॉरेंसिक जांच के बाद पुलिस को कंफर्म हुआ कि यह वही बस है। इस तरह पुलिस बस तक पहुंचने में कामयाब रही। पुलिस ने देखा कि उस बस में एक आदमी भी बैठा हुआ है। वह आदमी पुलिस को देखकर वहां से भागने लगा, लेकिन कुछ ही समय में पुलिस ने उसे दबोच लिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वह उस बस का ड्राइवर राम सिंह था। इस तरह घटना के बाद 18 घंटे में ही पुलिस ने मुख्य आरोपी राम सिंह को अरेस्ट कर लिया। जिले की तत्कालीन डीसीपी और उनकी पूरी टीम सभी आरोपियों के पकड़े जाने तक अपने घर पर नहीं गए। पूरी टीम उस रात को सोई नहीं और ड्राइवर से कड़ाई से पूछताछ करती रही और उसको ऐसे सबूतों से सामना कराया गया जिसके बाद उसने स्वीकार किया कि हाँ, वो लोग इस कांड में शामिल थे। इसके बाद राम सिंह द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अगले दिन यानी 17 दिसंबर 2012 को पुलिस की 2 अलग अलग टीमें राजस्थान और बिहार के लिए रवाना होती हैं, क्योंकि एक आरोपी मुकेश सिंह वह राजस्थान का था और दूसरा आरोपी अक्षय ठाकुर वह बिहार का था। इसके अलावा पुलिस की तीसरी टीम आर के पुरम के रविदास कैंप में राम सिंह को लेकर जाती है। इस प्रकार राम सिंह की सहायता से दूसरे आरोपी पवन गुप्ता को पुलिस दोपहर के 1:15 पर अरेस्ट कर लेती है। पवन गुप्ता यूपी के बस्ती जिले के जगन्नाथपुर का निवासी था। पवन के पिता, दादी और बहन ये सभी लोग आर के पुरम के उसी संत रविदास कैंप में रहते थे। पवन को गिरफ्तार करने के बाद लगभग 1:30 बजे तीसरे आरोपी विनय शर्मा को भी पुलिस उसी संत रविदास कैंप से गिरफ्तार कर लेती है। विनय शर्मा उत्तर प्रदेश के बस्ती से 35 किलोमीटर दूर रुदौली थाना क्षेत्र का रहने वाला था। दिल्ली के आर के पुरम में वह अपने परिवार के साथ रहता था और वह एक फिटनेस ट्रेनर था। उसके बाद शाम को 6:30 बजे राजस्थान वाली टीम राम सिंह के भाई मुकेश सिंह को राजस्थान के करौली जिले के कलादे गांव से अरेस्ट कर लेती है। इस प्रकार 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार थे। यहाँ दिल्ली में लोगों का प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि इस घटना से पूरा भारत सन्न रह गया था। जब वो लड़की थोड़ा होश में आई और उसने बयान दिया कि मैं जीना चाहती हूँ और जिसने भी मेरे साथ यह किया उसे जिंदा जला देना, तब मीडिया ने उसके इस जज्बे को देखते हुए उसे निर्भया नाम दिया। सभी लोग उसकी सलामती की प्रार्थना कर रहे थे। वारदात के बाद एक आरोपी अक्षय ठाकुर तुरंत औरंगाबाद के लिए रवाना हो जाता है। अक्षय ठाकुर बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगढ़ प्रखंड के टंडवा थाना क्षेत्र में गाँव लहंग कर्मा नाम का रहने वाला था। दिल्ली पुलिस ने औरंगाबाद पुलिस को इस आरोपी की सूचना दी और उसने पकड़ने के लिए जाल बिछाया। आखिर में दिल्ली पुलिस 5 दिन के भीतर यानी 21 दिसंबर को अक्षय ठाकुर को बिहार के औरंगाबाद से उसके घर से पकड़ लेती है और उसे दिल्ली लाया जाता है। छठे आरोपी राजू को पकड़ने में पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उससे संबंधित कोई भी डिटेल पुलिस के पास नहीं थी। उसका ना तो कोई फोन नंबर था और ना ही पता, और उसके काम करने का कोई ठिकाना भी फिक्स नहीं था। कभी वह चाय की टपरी पे काम करता था, तो कभी ढाबे पे काम करता था, कभी किसी पान की दुकान पे काम करता था, तो कभी बस में काम करता था। राजू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो थी वो सिर्फ राम सिंह के पास थी, क्योंकि वही उसे जानता था, और बाकी के 4 लोगों को वह उसी दिन यानी कि 16 दिसंबर को ही मिला था। राम सिंह ने बताया कि राजू के 8,000 रुपये उसके पास बाकी थे और वह उस दिन वही पैसे लेने के लिए वहां पर आया था। पुलिस ने पूछा कि राजू ने तुझे कांटेक्ट कैसे किया, तो उसने बताया कि तकरीबन 4 महीने पहले राजू ने मुझे एक पीसीओ से फ़ोन किया था। उसके बाद पुलिस ने CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई, तो पता चला कि वह नंबर दिल्ली के कड़कड़डूमा के एक पीसीओ का था।
पीसीओ वाले से जब पुलिस ने पूछा तो उसने बताया कि वह आनंद विहार से चलने वाली छोटी छोटी बसों में काम करता है। राजू को पकड़ने के लिए पुलिस आनंद विहार बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। बस स्टैंड पे जाने पर पता चलता है कि लगभग 20 से 25 राजू उस बस स्टैंड पे काम करते हैं। राम सिंह द्वारा दी हुई जानकारी के हिसाब से उनमें से 10 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जो राजू के कद काठी के ही थे और उन्हें राम सिंह के सामने पेश किया जाता है। राम सिंह ने बोला इनमें से वो राजू कोई भी नहीं है। उसके बाद पुलिस राजू नाम के सभी लड़कों को राम सिंह के सामने पेश करती है। राम सिंह ने उन सभी लड़कों को पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाद उस बस स्टैंड पे पुलिस वापस जाती है तो पता चलता है कि 2 और राजू हैं जो बस के साथ नोएडा और गुड़गांव गए हैं और वो लोग वापस कल सुबह ही आएंगे। पुलिस अगली सुबह तक राजू के आने का इंतजार करती है और जैसे ही राजू अगली सुबह आनंद विहार बस स्टैंड पर आता है उसे पुलिस धर दबोचती है। उसके बाद राजू को पकड़कर राम सिंह के सामने पेश किया जाता है तो राम सिंह ने उसे इस बार पहचान लिया। राजू के पास से वो मोबाइल भी मिल जाता है जो उसने राम आधार नाम के बढ़ई से छीना था। निर्भया से दरिंदगी करने से पहले इन 6 लोगों ने राम आधार नाम के एक बढ़ई को उस बस में लूटा था। इस तरह 21 दिसंबर को पुलिस ने राजू को पकड़ लिया और जब पुलिस ने अपना पुलिसिया रवैया दिखाया तो राजू ने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया और उसने अपना असली नाम भी बताया जो कि मोहम्मद अफरोज है और उसने अपनी उम्र 17 साल 4 महीने बताई। अतः वह अभी नाबालिग था। इसलिए पुलिस अफरोज उर्फ राजू को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंप देती है। इस तरह 21 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद सबूत जुटाना बेहद जरूरी था क्योंकि सबूतों के आधार पर ही इन्हें अदालत से इनके किए की सजा दी जा सकती थी। सबूतों के लिए सबसे पहले निर्भया का एटीएम कार्ड, उसके कपड़े, दोस्त का पर्स, जूते, मोबाइल, घड़ी जैसी तमाम चीजें मौका वारदात से इकट्ठा की गई। फिर वो बस जिसे मुजरिमों ने धो डाला था उसमें अपराधियों के फिंगरप्रिंट हासिल किए गए। लड़की के ब्लड व सीट के कपड़ों से लेकर फर्श में गिरे एक एक बाल को उठाया गया। लार और अपराधियों के नाखूनों से मिले निर्भया की चमड़ी से डीएनए जनरेट किया गया और यह डीएनए 100% निर्भया से मैच हो गया। जांच अधिकारियों के अनुसार निर्भया के शरीर पर दांत काटने के इतने निशान थे कि मानो उसे जानवरों की तरह नोच डाला गया हो। क्राइम केस इन्वेस्टिगेशन की 500 से अधिक वेबसाइट सर्च की गई और वहां पर फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री के बारे में पता चला। दांतों के जरिए इंसान की पहचान करने की कला को फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री कहते हैं। निर्भया के शरीर पर दांतों के निशान की क्लोजअप फोटो खींची गई और पकड़े गए आरोपियों के दांतों के साइज फॉरेंसिक लैब पर भेजे गए। जांच के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से दांतों का जबड़ा बनवाया गया। दांत के डॉक्टर यानी डेंटिस्ट डॉक्टर्स दांतों के मोल्ड या कास्ट बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। आरोपी के दांतों के निशान के साथ इसे मैच किया गया। 4 आरोपियों में से 2 आरोपी विनय और अक्षय के दांतों के निशान निर्भया के शरीर पर पड़े निशानों से मेल पाए गए। यह सबूतों की अहम कड़ी थी। इसके बाद टेक्निकल एविडेंस की जानकारी जुटाई गई और इसमें हर मुलजिम के मोबाइल की लोकेशन, उसकी सीडीआर, मूवमेंट के एक एक सेकंड को टेक्निकल एनालिसिस के जरिए जुटाया गया। इनके अलावा निर्भया के दोस्त अवनिंद्र पांडे के बयान भी दर्ज किए गए। राम आधार बढ़ई के बयान लिए गए और जब बीच बीच में निर्भया की हालत थोड़ी सुधरी तो उसके भी बयान दर्ज किए गए। इस तरह दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़कर 19 दिन के अंदर कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश की। इधर निर्भया की हालत खराब होती जा रही थी क्योंकि इन्फेक्शन काफी फैल चुका था और उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। इसलिए उसे दुनिया के बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल माउंट एलिजाबेथ में ले जाने का फैसला किया गया। इस प्रोसेस में जो भी पैसे खर्च होंगे उसकी जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट ने उठाने का फैसला किया। इस प्रकार 27 दिसंबर को निर्भया को एक प्राइवेट प्लेन के जरिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ले जाया गया, परंतु इलाज के दौरान निर्भया की हालत बिगड़ती चली गई और 29 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार सुबह के 2:15 पर निर्भया ने दम तोड़ दिया। इस खबर के मीडिया में आने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। पार्लियामेंट में हंगामा होने लगा क्योंकि लोगों का कहना था कि अगर देश की राजधानी में इतनी दर्दनाक घटना हो सकती है तो बाकी के राज्यों में क्या हाल होगा। यहाँ तक कि यह घटना यूनाइटेड नेशन तक चली गई। इसलिए 5 न्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए जिससे ऐसे जघन्य अपराधियों की सुनवाई तुरंत की जा सके और दोषियों को जल्द से जल्द इसकी सजा मिल सके। 3 जनवरी 2013 को इस घटना से 19 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस ने साकेत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 वयस्क दोषियों के खिलाफ हत्या, गैंगरेप, हत्या की कोशिश, अपहरण, डकैती का केस दर्ज करने के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 17 जनवरी 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 दोषियों पर आरोप तय कर दिए। ट्रायल के दौरान 11 मार्च 2013 को मुख्य आरोपी राम सिंह ने सुबह तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि उसने आत्मग्लानि के कारण ऐसा कदम उठाया था। इन आरोपियों ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए। पवन गुप्ता के मुताबिक 16 दिसंबर की रात को उस दिन वह उस बस में मौजूद ही नहीं था, बल्कि उस रात वह हौज खास के डीडीए पार्क में एक म्यूजिकल शो देख रहा था। मगर जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि वहां उस रात को कोई भी ऐसा म्यूजिकल शो नहीं था।
अक्षय ठाकुर के मुताबिक वह एक दिन पहले ही यानी कि 15 दिसंबर 2012 को अपने गांव चला गया था। लेकिन जब इस घटना के एक गवाह बढ़ई राम आधार, जो इस घटना से पहले उस बस में लूट लिया गया था, उसने जब यह कंफर्म किया कि ये सभी 6 के 6 आरोपी उस दिन उस बस में मौजूद थे, तो उनकी सारी दलीलें धरी की धरी रह गईं। अतः सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर 14 सितंबर 2013 को इस मामले के लिए विशेष तौर पर गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 दोषियों अक्षय, पवन, विनय, मुकेश को फांसी की सजा सुनाई थी। फिर 31 अक्टूबर 2013 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मोहम्मद अफरोज उर्फ राजू को दोषी माना और 3 साल की सजा सुनाई, क्योंकि भारतीय कानून के हिसाब से नाबालिग को 3 साल से ज़्यादा की सजा नहीं दी जा सकती थी, चाहे उसने कितना भी जघन्य अपराध क्यों न किया हो। इस प्रकार उसे 3 साल के लिए सुधार गृह में भेज दिया गया। इसके बाद चारों आरोपी अक्षय, पवन, विनय, मुकेश दिल्ली हाई कोर्ट में इस सजा के खिलाफ अपील करते हैं, मगर 6 महीने बाद 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने चारों दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा। आखिर में ये चारों आरोपी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और इस सजा के खिलाफ याचिका दर्ज करते हैं। 15 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगाई। इधर 20 दिसंबर 2015 को जेजेबी यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग अपराधी को बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया था, जिसे लेकर देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन चालू हो गए थे। 27 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने चारों दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को सदमे की सुनामी कहा और निचली अदालतों के फैसलों को सही ठहराते हुए इनकी सजा में कोई भी बदलाव करने से मना कर दिया। 9 नवंबर 2017 को 3 दोषी मुकेश, विनय और पवन ने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा बरकरार रखने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की, मगर 9 जुलाई 2018 को उन तीनों की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। फरवरी 2019 में निर्भया की मां आशा देवी अपनी एडवोकेट सीमा कुशवाहा के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं, क्योंकि फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने के 1.5 साल बाद भी उन दरिंदों को फांसी नहीं हुई थी। इसी बीच 10 दिसंबर 2019 को अक्षय के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दी। यहीं से एपी सिंह साहब कानून का फायदा उठाना शुरू करते हैं और उन दोषियों को बचाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एपी सिंह सिर्फ अक्षय, पवन, विनय के वकील थे। मुकेश के वकील एपी सिंह साहब नहीं थे। भारतीय कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनिश्चित करने के बाद भी मुजरिमों के पास कुछ कानूनी विकल्प मौजूद होते हैं। उनमें से पहला विकल्प है रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका। इसमें मुजरिम अदालत से दरख्वास्त करता है कि अदालत अपने फैसले पर फिर से एक बार विचार करे। दूसरा है क्यूरेटिव पिटीशन। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दोषियों को उनके सभी कानूनी अधिकार मिले हैं या नहीं। तीसरा है मर्सी पिटीशन अर्थात दया याचिका। इस याचिका के दरमियान मुजरिम भारत के राष्ट्रपति से फांसी की सजा को माफ करने की विनती करता है। उसके बाद राष्ट्रपति गृह मंत्रालय से पूरे केस का संज्ञान लेते हैं और यह तय करते हैं कि इस मुजरिम को फांसी मिलनी चाहिए या फिर जिंदगी। चौथा है रिजेक्शन ऑफ मर्सी प्लिया। दया याचिका के खारिज होने पर मुजरिम कोर्ट से पूछ सकता है कि उसकी दया याचिका क्यों खारिज की गई। यदि ये सभी चारों रास्ते बंद हो जाते हैं तो मुजरिम को फांसी के फंदे पर लटकने से कोई नहीं रोक सकता। ये सभी चारों नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमे में मौत देने से पहले कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि फांसी मिलने के बाद अगर इस बात का पता चलेगा कि कोई गलती हुई है तो उस व्यक्ति को फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता। इन चारों नियमों का इस्तेमाल करते हुए वरिष्ठ वकील एपी सिंह इन सभी आरोपियों को कई दिनों तक फांसी के फंदे से बचाते रहे। नियमों के मुताबिक अगर इन चारों आरोपियों में से किसी का कोई भी केस किसी कोर्ट में या राष्ट्रपति के पास लंबित है तो इनमें से किसी को भी तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक सभी केसेस में फैसला नहीं आ जाता। इसी नियम का फायदा एपी सिंह ने खूब उठाया और फांसी को टालते रहे। जब एपी सिंह ने अक्षय की रिव्यू पिटीशन 10 दिसंबर 2019 को दायर की तो उसके बाद 8 दिन के अंदर ही 18 दिसंबर 2019 को अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने सभी आरोपियों को नोटिस लिखकर कहा कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अपने सभी कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर लें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि तुम्हें इन अधिकारों की जरूरत नहीं है और तुम्हारी फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी। परंतु इन आरोपियों ने इस नोटिस को अनदेखा कर दिया। इसलिए 7 जनवरी 2020 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट अर्थात मौत का फरमान जारी कर दिया। इस डेथ वारंट के अनुसार सभी दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। डेथ वारंट का नाम सुनकर सभी आरोपियों के रोंगटे खड़े हो गए, मगर निर्भया के परिवार में सभी लोग खुश हो गए। इसके 2 दिन बाद यानी कि 9 जनवरी 2020 को मुकेश और विनय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दी, लेकिन 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। फिर उसी दिन मुकेश ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी दाखिल कर दी, लेकिन 3 दिन के बाद ही 17 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया।
चूंकि इन सभी आरोपियों के पास अभी भी कई कानूनी अधिकार बचे हुए थे, इसलिए कोर्ट को मजबूर होकर डेथ वारंट को कैंसिल करना पड़ा और एक नया ब्लैक वारंट जारी करना पड़ा, जिसकी तारीख थी 1 फरवरी की सुबह 6 बजे। इस प्रकार कानून के नियमों का फायदा उठाकर ये सभी आरोपी बचते रहे। 29 जनवरी तक मुकेश की सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी थी, अर्थात उसे 1 फरवरी को फांसी पर लटकाया जा सकता था। लेकिन कानून के हिसाब से जब तक सभी आरोपियों के सभी केसेस के फैसले नहीं आ जाते, तब तक किसी भी दोषी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता था। इसी वजह से दूसरा डेथ वारंट भी कैंसिल करना पड़ा और कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर सभी आरोपी अपने सभी अधिकारों का इस्तेमाल करें, पर कोर्ट के इस आदेश को उन सभी ने अनसुना कर दिया। इसलिए कोर्ट ने 17 फरवरी को तीसरा डेथ वारंट जारी किया। नए डेथ वारंट के अनुसार सभी दोषियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। 28 फरवरी को पवन गुप्ता ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पवन की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दी। पवन ने राष्ट्रपति के सामने उसके बाद दया याचिका की अपील की। 5 मार्च 2020 तक सभी आरोपियों के सभी अधिकार खत्म हो चुके थे। इसके बाद 5 मार्च को सभी दोषियों के खिलाफ अदालत ने चौथा डेथ वारंट जारी किया। इस डेथ वारंट के अनुसार सभी दोषियों को 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। आरोपियों ने बहुत से हथकंडे अपनाए अपने इस डेथ वारंट को कैंसिल करने के लिए। एपी सिंह इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेकर जाना चाहते थे। 19 मार्च को दोषियों के वकील देर रात को पहले हाई कोर्ट पहुंचते हैं और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, लेकिन दोनों कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि आप सिर्फ कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपके मुवक्किलों का उनके निर्माताओं के पास जाने का वक्त आ चुका है, इसलिए आप कोर्ट का वक्त बर्बाद ना करें और जाएं अपना काम करें। आखिर में इस घटना के 7 साल 3 महीने और 4 दिन के बाद यानी कि 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे अक्षय, पवन, विनय और मुकेश को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। इन सभी आरोपियों को पवन जल्लाद ने फांसी के फंदे पर लटकाया था। इन्हें फांसी देने के लिए 2 तख्ते तैयार किए गए थे और दोनों तख्तों के लिए 2 लीवर लगे हुए थे। चारों दोषी 2-2 करके दोनों तख्ते पर फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। इन सभी आरोपियों की मौत के बाद निर्भया की मां ने निर्भया का फोटो अपने गले से लगाया और कहा कि निर्भया को आज इंसाफ मिल गया। इन आरोपियों को फांसी तक पहुंचाने में निर्भया की मां ने बहुत स्ट्रगल किया। निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा का इस पूरे केस में काफी अहम योगदान था। उनके अथक प्रयासों की बदौलत ही उन दरिंदों को फांसी पर लटकाया जा सका। ए बिग थैंक्स टू मिस्टर राजकुमार सिंह, जिन्होंने उस रात को निर्भया और उसके दोस्त को बचाया और उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद की। निर्भया के छठे आरोपी मोहम्मद अफरोज उर्फ राजू के खिलाफ पूरे देश में इतना गुस्सा था कि सुरक्षा घर में भी उसे गहन सुरक्षा में रखा गया था। हालांकि उस दौरान एक एनजीओ ने उसकी मानसिक सेहत ठीक रखने के लिए उसके कमरे में टीवी भी मुहैया करवाई थी। नाबालिग ने कड़ी निगरानी में रहते हुए सिलाई का काम सीखा था। बाद में उसने खाना पकाने में अपनी रुचि दिखाई तो उसे कुकिंग का भी काम सिखा दिया गया। सुधार गृह से रिहाई के बाद उसे उसके घरवालों की इजाज़त के बाद दक्षिण भारत के एक अनजान जिले में रखा गया है। माना जाता है कि अभी भी लोगों में उसके लिए काफ़ी गुस्सा है, इसलिए उसे सुरक्षित रखने के लिए उसका नाम तक बदल दिया गया है। बदले हुए नाम के साथ वह रेस्टोरेंट में काम करता है। समय समय पर उसके काम की जगह बदल दी जाती है ताकि किसी पर भी उसकी असली पहचान जाहिर ना हो सके। ये सभी आरोपी अपने अंजाम पे तो पहुंच गए, पर क्या इस घटना के बाद रेप की घटनाएं रुक गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि दिन ब दिन बलात्कार की घटनाओं में और इजाफा होता गया। सो दोस्तों, ये थी निर्भया की पूरी कहानी। मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह दर्दनाक कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो गई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड गुड बाय।